जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन हम कर रहे थे आखिरी ये। अच्छा, इसमें ऐसी अब नमाज के बाद जब मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठा तो मैंने कहा थोड़ा आसान कर लेता हूँ इसको, डायरेक्ट नहीं करता, बच्चे शायद परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा इसको लेकर। तो अगर आप यहाँ पर ना सिर्फ ये लिख दें डेट आप यहाँ पर लिख लें, यकम कब खरीदा था आपने इस एसेट को, या पुरानी रिवैल्यूएशन कब हुई थी, यकम जुलाई 2021, ये लिखा, ये 90 ही है ना, बोलो। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितनी हो चुकी है, 9। अब मसला ये नहीं है कि मुझे एसेट की बुक वैल्यू निकालनी है, एसेट की बुक वैल्यू तो मेरे पास अवेलेबल है। मसला ये है कि मुझे लॉस की भी जो कैरिंग वैल्यू जिसको कहते हैं वो निकालनी है, प्लस वाली फिगर कितनी है वो मुझे पता नहीं थी, जिसके लिए मुझे चाहिए ओरिजिनल लाइफ या रिमेनिंग लाइफ। तो दोनों सूरतों में काम चल सकता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, इस 12 को थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। तो हम एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 1.1 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि आपकी डेप्रीसिएशन एक साल की कितनी होगी। अगर वो कह रहा है यकम जुलाई 21 को पुरानी रिवैल्यूएशन हुई थी, तो उस दिन तक की तो डेप्रीसिएशन सारी की सारी क्या होगी, एलिमिनेट। तो फिर इसका मतलब ये जो 9 रुपए की डेप्रीसिएशन पड़ी है, ये यकम जुलाई 21 से यकम जुलाई 22 और यकम जुलाई 23 2 साल की पड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे 1 साल की डेप्शन निकाल दो, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, 2 साल गुजर चुके हैं ना अब तक, कितनी है, ये मैंने आपको ज़बानी बताया था, बस मैंने डेट बदली है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 4.5 है तो फिर डेप्रीसिएशन रेट कितना है ये निकल सकता है। अब डेप्शन रेट या लाइफ जो मर्जी निकाल लो, रेट निकाल लो, तो आपके पास ये 4.5 की डेप्शन 1 साल की है और टोटल कॉस्ट 90 है, 9 नहीं है, 90 है, 90। अच्छा 90, ठीक है, 90 जो है तो 90 से आप इसको डिवाइड करें, इंटू 100 करें, आपके पास आ गया 5%। 5% से कंफर्टेबल नहीं होंगे हम, क्योंकि हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए होती है। तो इस रेट को लाइफ में कन्वर्ट कर लो, यूजफुल लाइफ। किस दिन, जिस दिन वो लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी, ऑन लास्ट रिवैल्यूएशन। तो ये पहले लेक्चर में गालिबन करना सिखाया था, तो पहले लेक्चर वाली चीज भी पेपर के अंदर मौजूद है, फाइनल पेपर में। कोई चीज भी हाँ इस दुनिया के अंदर इस जो है वो जहां के अंदर फारिग नहीं है, ठीक है, फजूल नहीं है, अल्लाह ने जो बनाई है। तो अच्छा जी, तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ करते थे ना, और रेट आ जाता था, और 1 ओवर रेट करते थे तो यूजफुल लाइफ आ जाती थी। तो कितनी लाइफ है, अब ये 20 है लाइफ जिस दिन हमने एसिड को लास्ट टाइम रिवैल्यू किया था। भाई जरा पॉज करिएगा जी। तो 20 ईयर्स लाइफ है उस दिन जिस दिन एसिड लास्ट रिवैल्यू हुआ था। मुझे उस दिन वाली लाइफ चाहिए होती अगर मुझे उस दिन वाला सरप्लस ये लॉस पता होता, तो उसी दिन वाला लॉस पता है, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो आप 90 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 भी कर सकते हो, आंसर यही होगा। लेकिन मैं इसको क्यों करूं, मेरे पास तो ये अवेलेबल था, इसकी जरूरत नहीं थी। असल मुझे जरूरत किस चीज की थी कि 1.2 नशर के लिए डिवाइड बाय 20 इंटू 2 करूं, ताकि 12 है, चलो जी कितना ये, अच्छा 1.2 है, ठीक है। मैं भी कहूं किसी ने बोला तो था 1.2, तो 1.2 जो है ये प्लस वाली फिगर आ जाए, ताकि ये फिगर निकले और मैं रिवैल्यूएशन करूं। बस इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। जी बोलो, ये आ गया 81 और ये आ गया 10.8 नेगेटिव। अब हमने दोबारा रिवैल्यू किया इसको, ये 30 जून 2000, ये वर्किंग बना ली ना प्रॉपर, वो नमाज से पहले तेजी में वर्किंग बना रहा था ना, अब आराम से बना ली जी। तो 30 जून 2023 पर ये बुक वैल्यू है, और इस दिन या इससे अगले दिन स्टार्ट ऑफ द ईयर यकम जुलाई 2023, क्योंकि उसने एंट्रीज 24 की मांगी है ना। तो अच्छा है, हमारा तो सवाल और बेहतरीन हो गया, पिछले साल के एंड तक जो होना था वो हुआ पड़ा है, ठीक है। हमारे साल के पहले दिन एक लाइन खाली छोड़ी आपने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। तो कितनी है जी रीवैल्यूड अमाउंट, ये नहीं पता। उसने थोड़ा सा देखो ना सवाल, देखो उसने अंग्रेजी में बस घुमाया, क्या कहता है सेकंड टाइम रिवैल्यू के रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 18 मिलियन। रिवैल्यूएशन अपवर्ड 18 मिलियन से हुई है, मतलब उसने सरप्लस दिया है, आज सरप्लस दिया हुआ है 18, ऐसा ही है। तो इसका मतलब
आज आपकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग निकलनी थी। कोई बात नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है जी, बोलो। 99 आ गया। अब ये 18 का जो सरप्लस आया है, इसने जाके पहले इस लॉस का कला कमा कर दिया, कच्चू कुमा नहीं कर दिया, कला कमा कर दिया। कच्चू कुमा समझते हैं, कला कमा समझते हैं, कुछ तो समझो जी। ये सरप्लस आ गया, लेकिन अभी बात जारी है, वाव सारी है, और थोड़ा सा वर्किंग और ऊपर गई, और ये सवाल हो गया है तकरीबन, इस सवाल का ये पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो अब डेट नहीं लिखनी, खुदा ना खास्ता डेट ना लिख दें कहीं हम। रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड करना है इसको रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? अब 20 ईयर्स है, लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन वाली, उस तक 2 साल गुजर, उससे लेकर अब तक 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बन गई? 8, और यही आप 18, सॉरी 18, और यही आपका नशर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हशर आ गया, नशर करेंगे आप 7.2 डिवाइड बाई 18 करके, आंसर बताए 5.5 0.4 लो जी, बस कहानी खत्म। अब इसकी एंट्रीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोल्यूशन से दिखा दूं। किसने कहा नो? हाथ खड़ा करें। हाँ, रहने नहीं दें, एंट्रीज तो करनी है, मैं बोलूंगा एंट्रीज, फिर देखते जाएंगे, ठीक है। बुक वैल्यू की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखना भी नहीं चाह रहा। पर्चे में उसने मुझसे मांगी हैं 24 पर्चे, मुझसे उसने मांगी हैं जनरल एंट्रीज 2000। अभी मैं इस तरह से कर रहा था ये काम, देखो कि ये शुरू हो रहा है जी 2023-24, और ये आया है 24। अब बुक वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब करनी हमने एंट्रीज हैं। एक्सट्रैक्ट होते तो मुझे क्लोजिंग निकालना पड़ता। तो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन की है, तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट, एसिड ही लिख दो, फैक्ट्री बिल्डिंग लिख दो, जो भी लिख दो, फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से? ये 9 भी था ना, और ये कुछ भी नहीं और हुआ, बस यही था, ठीक है। उसके बाद आपका एसिड अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है, तो एसिड डेबिट हुआ, फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट हुआ, कितने से? सरप्लस। हाँ, ये ना लिखना भूलना, नंबर काट लेगा वरना, आप पता है आपको कितना, और बाकी कहाँ चला गया? पीएनएल में। चलो मैं कर देता हूं, तुम लोगों ने तो इजाजत नहीं दी। उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 5.5 से। सोल्यूशन आप लोगों ने डाउनलोड किया था बच्चों? मेहरबानी आपकी, उसमें से देख लें। इस रिवर्स सरप्लस डेबिट के साथ ओसीआई नहीं लिखना, 0.4, ठीक है। ये देख लें जरा, ऐसे ही है मेरे ख्याल से, फिगर यही है ना, बाकी ठीक है। अब जाहिर है उसने एंट्रीज मांगी है, तो आर एस आर ई नहीं लिखना आपने, ये मैंने आपको पहले से बताया होगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? ये कौन सी एडजस्टमेंट थी? एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई सारी। एडजस्टमेंट 2 पढ़ें जरा, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। थोड़ा सा टेक्निकल शायद ये वाला पॉइंट बन जाता अगर आप लोगों ने ना किया होता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली एग्जांपल्स को, ठीक है जी। ऑन जैकब नवंबर 23, KL replaced a significant part of its machine that accounted for 30% of machine's value। अब मसला ये है कि सिर्फ इस पार्ट की एंट्रीज से काम नहीं चलना, क्योंकि उसने जनरल एंट्रीज मांगी हैं और बाकी की मशीन हमारे पास ही है, तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको कहा था पहले आप किसको रिवाइज करना? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली इन एग्जांपल्स को। तो इस एग्जांपल के अंदर ये देखिए क्या हुआ पड़ा है, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, समझ आ जाएगा। एक प्लांट था 120 का, जिसमें 90 रुपए एक चीज थी और 30 शायद उसका कोई कंपोनेंट था, मोटर थी। इसकी लाइफ भी अलग थी। ये मुश्किल काम है जो हमने किया हुआ है, वहां तो आसान काम है कि लाइफ तो सेम है, लाइफ भी अलग थी, ठीक है। अब लाइफ अलग थी, हमने इसको अलग डेफिशिएट किया, यहाँ तक के 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद हमने इसको रिप्लेस किया था। तो मैंने कहा था जिसको रिप्लेस करना है उसको यहाँ से निकाल दो, और जो नई फिगर है उसको, नई चीज़ को ऐड कर दो। ये तो बार बार ब्रेक लगा के समझाया था, आज वो भी नहीं करेंगे। आज हम पहुंचेंगे रिप्लेसमेंट के दिन तक, उस दिन पे आकर ये काम करना है।
एसेट पुराने वाले को डिस्पोज करना है और यहाँ पर क्या निकालते हैं, उसकी बुक वैल्यू, और नए को ऐड कर देना है और रिवाइज बुक वैल्यू निकाल के उसको डेप्रीशिएट कर देना। इतना सा पार्ट था, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल पर्चा मुश्किल नहीं होता, आप लोगों का दिमाग है जो उसको मुश्किल बना देता है पर्चे में बैठकर। कुछ भी पर्चे में आप ऐसा दिखा नहीं सकोगे, उम्मीद बड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो कोई, देखो अब 1-2 नंबरों की तो माफी होती है, वरना कुछ ऐसी चीज आपकी निकलेगी नहीं कि जो आपने पढ़ी ना हो। वो पर्चे के अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि वो काम नहीं करते जो मैंने कहे हैं, 2 मार्क्स इंटू 1.8 नहीं करते, सोल्यूशन की जान नहीं छोड़ते। अब पर्चे में सोल्यूशन मिलता नहीं है तो बैठे होते हैं मुंह उठा के, तो अभी भी कुछ नहीं गया, इट्स नेवर टू लेट। अब ये इसी प्रेप लीव के लिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने प्री रेक्विजिट 12-14 घंटे देने हैं। प्री रेक्विजिट दूसरा, कोशिश करनी है एक टॉपिक को एक सिटिंग में करना है, और उसके बाद पास होने वालों के लिए ये टिप है कि मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करें। नहीं होता उस गिवन टाइम में तो कोई नहीं, 2-4 मिनट ऊपर जा रहा है, खैर है, इन जो असल से भी होना है, इसीलिए तो 5-7 नंबर का एंड पे अक्सर रह भी जाता है पर्चा। नो इशू, 85 प्लस चले गए हो, अच्छे तरीके से सवाल करते हुए पासिंग की तरफ जा चुके हो। खैर, तो मार्क्स इंटू 1.8 इंटू सोल्यूशन और सोल्यूशन देखे बगैर। सुनो अगली बात, मैंने आपको कहा अगर सवाल का सोल्यूशन देखने पर 80% तक सही है तो दोबारा वो सवाल करके टाइम जाए, फिर वो टाइम जाए, फिर वो सवाल याद कर रहे हो। भाई हमने सवाल याद नहीं करने, हमने कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, जो उसूल लगते हैं रिवैल्यूएशन पे वो याद करने हैं। तो हर सवाल को करते जाओगे, वो अगली रिवीजन में दोबारा आ जाएगा, वो सवाल, वही सवाल दोबारा अगली रिवीजन में करने हैं। तो एक बार करना है, और अगर वो 60-70% से भी नीचे जो है वो उसकी करेक्शन है तो फिर दोबारा करना जरूरी है, क्योंकि लगता है आपको समझ नहीं आई सही। 70-80% पे सोल्यूशन हो गया, 100 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 70-80% भी ठीक है, तो सिर्फ गलती देखो कहाँ हुई, और इरादा करो अगली बार ये नहीं करूंगा जब यहां आऊंगा, और आगे चलो, करोगे ना इंशाल्लाह। चलें जी, अब फिर ये पार्ट भी जल्दी से कर लें, इसका कमेंट्स भी पढ़ाऊंगा एंड पे जी। कोई बात नहीं, तो बस तो पास हो जाओगे ना, बस तो थोड़ी सी कोशिश और कर लोगे तो शायद दूसरी तरफ चले जाओ, पास तो हो ही जाओगे। एक बात कर रहा हूँ, लेकिन हम तो पासिंग को देखते हैं, ठीक है, पास हो जाओ बस, वही होता है सब कुछ। अच्छा जी, यकम नवंबर पे, यकम नंबर 23 हमारा, एक तो साल जब वो कर देता है ना 30 जून वाला, अद्धा मसला तो उत्थे पै जाता है। आधे मसाइल आपके यही होते हैं कि जी वो जो यकम जुलाई 2024 है, यकम जुलाई 23 से 30 जून 24 टैक्स ईयर है। शुक्र है टैक्स पढ़ लिया, अब बिठा लो यार इनू बेचारे नू, बिठा लो गरीब नू, कुछ कर लो यार, इदा कुछ कर लो यार, किथे ते बिठा लो यार, इंज ना करो यार, ज्यादती ना करो यार, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे शरीफ आदमी को। सबसे शरीफ बच्चा हमारी क्लास का ये, और तुम लोग खरांट ये जो बैठे हुए हो, वहां भी चुप करके बैठा होता है, तुम लोगों की तरह नहीं कि यहाँ पे भी चिराग तले अंधेरा, चुप कर जाओ फिर, नहीं तो कल ते गल चल जानी है। अच्छा, अब वो कह रहा है यकम नवंबर 23, ये हमारा साल खत्म हो रहा है ना 30 जून पे, तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहां पे नहीं, ये सितंबर हो गया, यहां से शुरू, सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये वैसे ही जरा मैंने कहा निशानी लगा लें, यहां पर रिप्लेस किया हमने इस पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट जो है ये पूरी मशीन का 30% रखता है। न्यू पार्ट की प्राइस 35 मिलियन है, लेकिन सिर्फ दिए 22 मिलियन है। ये तो जर्नल एंट्री में देखेंगे ना, एडिशन तो 35 का ही हो गया ना। जब आपने एक्सचेंज भी करना हो तो पुराने एसेट को निकाल के नए को ऐड करते हो, जर्नल एंट्री वही करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंडेड द मशीन्स लाइफ बाय एडिशनल ईयर, जो जी एस्टिमेट चेंज भी आ गया, लेकिन ये इसी की वक्त आया, यानी ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। वैसे भी जिस दिन ये रिप्लेसमेंट करनी थी उसके बाद तो रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ भी करना था ना, लेकिन वो रिमेनिंग लाइफ ओरिजिनल वाली नहीं होगी, उसमें +1 हो जाएगा, जो भी निकलती थी उसमें +1 हो जाएगा। ओरिजिनली मशीन वॉज परचेज फॉर 75 मिलियन, यानी इसका 30% लेंगे तो वो निकलना है, लेकिन फिलहाल तो लेकर आएंगे यकम नवंबर 23 तक। ये तो यकम जनवरी 21 पे खरीदा था, और उसकी अच्छा डेप्रिसिएशन भी निकाल दी। एंड इट हैड अक्यूमुलेशन ऑफ 12.5 ऑन 30 जून। ये लो यार, जंप लगा के यहां पे आ गया, यहां पे 30 जून 23 मतलब यकम जुलाई 23 है, ठीक है।
और बेस्ड ऑन 15 साल, सब कुछ ही दे रहा है कि किसी तरह से पास कर लें, सही, किसी भी तरह से पास कर लें, कोशिश उसकी यही है। तो मैं वर्किंग से शुरू करूंगा काम। वर्किंग 2, अब इस वर्क में हो गई डेट, डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर तो सिर्फ एसिड ने आना है। एसिड का नाम क्या है? मशीन। जी बेटा, यकम जुलाई 2023 पर ले आओ इसको। बुक वैल्यू गिवन है, चलो कॉस्ट लिख दो। कॉस्ट कितनी थी? 75 थी ना, और इस दिन तक की उसने डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट करके बता दी, वही उठा लो। पता नहीं, शायद 6 महीने जितने भी थे। जी, अगर चाहो तो डेट ऑफ परचेज से भी शुरू कर सकते हो। फिर ये देख लो कि ये कब खरीदा था, यकम नवंबर 23 पे, तो ये 21 पे। अच्छा, तो ज़रा पुरानी बात है, फिर ज़रा गिनती करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है? कोई नहीं, ठीक है। अकोमोडेशन कितनी आ रही है जी? 12.5। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 62.5। अब इस दिन अभी कुछ नहीं हुआ, ये हमारे साल का भी पहला दिन आया, ठीक है? अब इस साल में काम फिर चल पड़ा, तो ये जनाब आ गया हमारा यकम जुलाई 23, हमारा साल शुरू होता है यहाँ से। अब वो कहता है जनाब कि हमने अपने एसिड के पार्ट को रिप्लेस कर दिया। जो जब तक रिप्लेस नहीं हुआ तब तक तो मेरे ख्याल में, क्या डेट है जी? यकम नवंबर है, तब तक तो मेरे ख्याल में पूरा 75 ही डेप्रीशिएट कर दें। अच्छा, ये तो देख लो, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, कहीं नहीं लिखा हुआ तो स्ट्रेट लाइन है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेरे ख्याल में अगले में भी नहीं है। सुभान अल्लाह। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दी यार, पढ़ लो। केयर ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल, ये पढ़ाया था कल। ऑल आइटम्स ऑफ पीपी आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग, ठीक है। डेप्शन इज अप्लाइड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एक्सेप्ट फॉर व्हीकल। हाँ, तो व्हीकल अभी आगे पड़ा है, फिलहाल मशीन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन निकालनी है तो ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ो ना यार, 75। ओरिजिनल लाइफ को पकड़ो, कितनी लाइफ थी? ओरिजिनल लाइफ 15 साल, तो डिवाइड बाय 15। लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन आएगी। आपको सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 नहीं यानी अक्टूबर, 4/12 ये डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। जी बोलो। 1 पॉइंट। अच्छा, अभी तक कोई राउंड नहीं ना हुआ, तो फिर 2 डेसिमल तक लेके चलो। सोल्यूशन भी बाद से टिक कराना है ना। सोल्यूशन किधर गया? दोनों तरफ ही वही ओपन हो गया। 2 डेसिमल तक चल रहा है मिलियन में, तो आप 2 डेसिमल, ताकि बाद में मैच हो सके। फिर आपने कहना ये मैच नहीं हुआ शायद, फिर देखना पड़ेगा तसल्ली से, इसलिए 2 डेसिमल, ठीक है जी। 1.67, ताकि वो फिगर एकदम मैच होती चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन हो गई। अब उसके बाद इस दिन क्या हो रहा है? इस दिन डिस्पोजल हो रहा है। अब मैंने जब सिखाया था ना, तो मैंने स्टेप बाय, यहां पर एक बार पहले निकाली थी बुक वैल्यू बिफोर रिप्लेसमेंट, फिर रिप्लेसमेंट को निकाला, फिर बुक वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट को ऐड, नई वाली को ऐड किया। क्या जरूरत है पर्चे में बैठे हुए, सुकून मारे। यहां पर लिखे यकम नवंबर 23 को, करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट। अब जो डिस्पोजल हुआ है उसके लिए पहले तो ये पता हो कि डिस्पोजल की बुक वो कॉस्ट कितनी थी। तो जी वो अब यहीं पे कर दूं फिर? पक्की बात है, यहीं पे कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं जी आप सबसे पहले करें जी 75 का, ये जगह ज़रा तंग है यार, कम से कम ये कर लो ज़रा, मुझे ये थोड़ी सी सहूलत दे दो, ठीक है। वर्किंग नंबर 2.1 में मैं कह देता हूँ कॉस्ट ऑफ, क्या थी? मोटर थी, मोटर है क्या इंजन है? मशीन का पार्ट है ना, पार्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। चलो, कॉस्ट ऑफ पार्ट, कॉस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है। तो पार्ट जो था वो 75 का 30% रखता था, बस ये यहाँ निकलेंगे, ज़रा थोड़ी सी बचत होगी। अब 22.5 ने नहीं निकलना, बल्कि 22.5 की बुक वैल्यू ने निकलना है। तो बुक वैल्यू निकालने का आसान तरीका है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एडिशन कर दें। अब 15 साल, जैसे पूरी मशीन की लाइफ 15 साल थी, तो उसके अंदर पड़े हुए इस पार्ट की भी तो लाइफ 15 साल ही थी, ठीक है। तो ये तो आपने डिवाइड बाय 15 करके कहा जी 1 साल की डेप्शन इतनी बनती है। अब अगली बारी आती है, बड़े हो गए हैं, वो नहीं लिखना आपने ईयर्स लिखकर आप कर रहे हो कैलकुलेशन। कितने साल गुजरे?
आज तक अकोमोडेशन निकाल रहे हैं, कितने साल गुजरे, चलो कर लो वर्किंग 2.1, ठीक है। लाइफ पास्ड टिल रिप्लेसमेंट टिल 1 नवंबर 23। अब इधर देखो, आपने एसेट खरीदा कब था, 1 जनवरी 21 को। अब मैनुअली गिनना है, नहीं लिखना है ये, ठीक है। तो 6 महीने पहले साल के, यहां पे ये तो लिख लेंगे ना, 6/12। फिर ये आ गया जनाब हमारा एसेट 30 जून 21 पर, फिर 30 जून 22 तक, फिर 30 जून 23 तक, फिर 1 नवंबर 23 तक। अब टोटल बताओ, 2 पॉइंट कितना बना, 2 पॉइंट आगे 10, ये मेरे ख्याल में 83333 आएगा, हाँ 2.83 ईयर्स पास हो चुके हैं। और ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको 2.83 से। अब ये क्या हुआ है जी, ये इसकी कॉस्ट है पार्ट की, ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। नहीं से समझ आ रही तो अलग से वर्किंग कर लो, कोई किसी ने रोका है, ठीक है। हाँ जी बोलो जी, क्या आ गया जी। अब ये वर्किंग में से तो बुक वैल्यू निकली है, लेकिन एंट्री में से कॉस्ट अलग निकालेंगे और 18.25, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू पे, वर्किंग बुक वैल्यू पे बन रही होती है ना बेटा, तो इसलिए यहां से तो बुक वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री के अंदर 22.5 अलग निकालेंगे, और ये वाली फिगर की कैलकुलेशन आपने निकाल लेनी है उस वक्त, ये अलग निकालेंगे, ठीक है। ओके चले, अच्छा ये हो गया जनाब। तो साथ ही इस दिन क्या कर लो, नया पार्ट ले आओ। अब एडिशन ऑफ न्यू पार्ट आया तो बस ठीक है, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड और एडिशन ऑफ न्यू पार्ट। अब न्यू पार्ट कितने का है, अब इसके अंदर आपने एडिशन में 35 ही शो करना है। वो जर्नल एंट्री के अंदर पीपीई डेबिट किससे होता था, न्यू की कॉस्ट से। ये कॉस्ट तो 35 थी, पेमेंट में कैश 22 ले लेंगे, गेन लॉस निकल आएगा, ठीक है। तो 35 ऐड किया। अब आसानी हो गई ना, ये 3 स्टेप्स में मैंने जब सिखाया था तो ऐसे किया था, लेकिन अब मैंने कहा चलो बड़े हो गए, अब क्या सीखना, अब सीख चुके आप, डायरेक्ट करो ये काम। अभी जो दिखा के आया हूं वर्किंग, उसमें आपने बिफोर रिप्लेसमेंट पे एक बार बुक वैल्यू निकाली, इस तरह से चले थे, ठीक है। थोड़ा सा ऊते करें, ले जी, हाँ जी। तो अब मुझे बताओ रिवाइज्ड बुक वैल्यू इस दिन कितनी आ गई। रिवाइज्ड बुक वैल्यू की समझ आती है, जिसमें पुराने पार्ट की बुक वैल्यू निकाल दी और नए की बुक वैल्यू ऐड किया। नए की बुक वैल्यू कॉस्ट ही है ना, इसी दिन जो आया है, कितना बना 77 पॉइंट। अब इसको आपने 30 जून है, 30 जून 2024 तक डेप्रीशिएट करना है। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई, और आपका हाँ रिमेनिंग लाइफ वैसे तो आपकी बनती थी, रिमेनिंग लाइफ वैसे तो आपकी बनती थी 15 - 2.85, कितनी 15 में से ये जो पास हो गई माइनस करो 12 पॉइंट, लेकिन 1 साल से लाइफ उसने कहा गया एक्सटेंड द मशीन लाइफ बाय एडिशनल। तो इसका मतलब हम इधर रिमेनिंग लाइफ में ऐसे करके निकाल देता हूं ताकि आपको बाद में भूल ना जाए, बाद में घर जाके देख लो यार ये कैसे हुआ था। तो असल में लाइफ थी 15, इसमें से 2.83 गुजर चुका था, और फिर ये नए पार्ट ने 1 साल बढ़ा दिया, तो आंसर क्या आ गया 13.17, ऐसा ही है जी। चले, फजूल वर्किंग्स, कॉन्सेप्चुअली मजबूत हो बच्चा तो कोई मसला नहीं है। नंबर भी काफ़ी थे, ये नहीं कि इस पर टाइम नहीं, आराम सुकून से सोचो, सोच समझ के एंट्रीज करो, कोई जल्दी है, अच्छे खासे नंबर हैं और छोटी छोटी 3 एडजस्टमेंट्स हैं। आराम सुकून से सोचने के लिए था, उसको भी पता था कि बच्चे ऐसी सिंपल चीज़ें छोड़ी फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करो इसको 13.17 से, लेकिन ये एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी क्योंकि ये लाइफ है इस वक्त। इसको क्या करोगे, नवंबर दिसंबर और आगे 8/12 कर लो, 6/12, 8/12 आएगा जी 93। और बुक वैल्यू की मुझे कोई ज़रूरत है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसको एंट्रीज करके देनी है इस ईयर एंड की, ठीक है, इस साल की एंट्रीज करनी है। अब वो एंट्रीज देख लो, कर ही देता हूँ, फिर आपने कहना है नहीं इजाज़त। अब पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करो जिस साल की एंट्रीज मांगी हो पे या कितने वे। तो हमारा साल 1 जुलाई को शुरू हो रहा है, ये यहाँ से
ऐसा ही है। उससे ऊपर तो क्या है, बुक वैल्यू है ना, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से कहानी शुरू होकर यहां तक आई, इसीलिए मैंने बुक वैल्यू नहीं उठाई। अब सबसे पहली एंट्री ये करो, क्या एंट्री है, डेट। उसने कहा है डेट लिखना जरूरी है, नहीं ना कहा, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये डेट्स ही हैं, आप खुद ही लिख लेना जी। पहली एंट्री इस दिन, ये मैंने तीर लगा दिया, मेरी डेट ही है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 1 पॉइंट। उसके बाद ये डिस्पोजल है, इसकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट। मशीन न्यू की कॉस्ट से डेबिट, एक्सचेंज हुआ है ना, तो एक्सचेंज की एंट्री करेंगे। वर्किंग में तो कोई एक्सचेंज नहीं होता था। फिर एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, कॉस्ट आएगी कॉस्ट। अगर एक्यूमुलेशन का डेटा नहीं होगा तो फिर यही बुक वैल्यू से कर देंगे एंट्री। और कैश क्रेडिट होता है। अब जाने वाले एसेट की, ओ जाने वाले तेरी कॉस्ट क्या है, ओ जाने वाले क्या है तेरी कॉस्ट, नहीं कहा जी मेरी कॉस्ट है 22.5, ये निकाली थी आपने, ठीक है। जाने वाले तेरी एक्यूमुलेशन कितनी है, ओहो वो मैंने कहीं निकाली नहीं, इसी का आंसर बता दो जरा। 22.5/15 इंटू 2.83, यही है ना एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे लिख दूं दोबारा, और लिखूं दोबारा, चलो लिख ही देता हूं यार, 22.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2.83, ये फिगर वहां पे निकल आनी थी, कैलकुलेशन हुई पड़ी है, उसी का रेफरेंस भी दे सकते थे, बस काम चल जाता। खैर चलो अब दे लो जी। 4 नई मशीन कितने से आई, 35 से डेबिट, लेकिन कैश सिर्फ पे किया था 22, गेन है कि लॉस है, 35/4 39, ये तो लॉस है। तो पीएनएल में बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है जी, 16 पॉइंट, इतना कैसे हो सकता है फर्क, ये तो 44 44.5 बन रहा है, और वो जी 5 पॉइंट, ठीक है जी। ये दो एंट्रीज थी। मार्किंग स्कीम आई है आपको, मार्किंग स्कीम ग्रुप में आ गई होगी, नहीं आई, मेरे पास पड़ी है, मैंने तो कहा सिर्फ कमेंट्स दिखा दूंगा। आज जाना नहीं है, अच्छा जब तक मेरी तसल्ली ना हो। कल आना है, कल तो फिर आराम से बैठो। जैसे अब मैंने कमेंट्स अगर देखने हैं, वैसे तो 10 मिनट भी नहीं लगने, लेकिन ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, ए पार्ट में उसने क्या कहा था, ये ओहो ये तो मैंने सीएमए के कर लिया, उसने भी मुझे सीएमए की भेजी है, कमाल नहीं कर दिया मुंडे ने। चलो खैर अब करते हैं, फिर अगली ब्रेक में करते हैं, चलें छोड़ें। आपके मार्किंग स्कीम आई हुई होनी चाहिए सीएमए की। चले मैं ये देखना चाह रहा था कितने नंबर हैं इसके, टोटल नंबर कितने थे सवाल के, टोटल 16 में से इस पार्ट के कितने थे, मैं ये देखना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। चलो आपने भी नहीं देखने की जहमत की, सोल्यूशन तो देख लेना ज़रा। सोल्यूशन 1.67 से डेफिशन की एंट्री, 35, 4.25, 5.25, ये सब सही है, 3.92, एवरीथिंग इज ओके। और सबसे आखिरी सबसे आसान वाली एडजस्टमेंट कर लें, ये तो ऐसे ही मुफ्त के नंबर थे। क्या कहता है जी, डेफिशन यकम जनवरी 24 हमारे साल के दरमियान में ना, ये यहाँ पे KL सोल्ड अ व्हीकल फॉर 36 एंड इनकर्ड अ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। डिस्पोजल कॉस्ट का तो हमने जुगाड़ रखा हुआ है, नेट सेल प्रोसीड करते थे, याद करो बचपन की बातें, यानी उसने जिनका बचपन कुछ खुशगवार नहीं गुजरा हुआ था, उसने इस सवाल में उनको मार दे ली, और जिन्होंने बचपन में मेहनत की हुई थी। अक्सर ना ऐसा होता है, ये बड़ा मसला है कि बहुत ही आसान चीज़ भी आ जाए ना तो बच्चा कहता है, अब ये मेरे ख्याल में तो नोट से एक्सट्रैक्ट से 1000 गुना आसान सवाल बनता है, लेकिन बच्चों का फीडबैक, अभी कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स तो मैंने ले लिए ना, कमेंट्स में दिखाता हूँ आपको। इसके 6.5 हैं जो छोड़ो, जनरल ये 9 में, अच्छा पासिंग मार्क्स तो अच्छे हैं इसमें, ओवरऑल 45%। ये असल में चीज़ें देखनी होती हैं बेटा आखिरी क्लास के अंदर, तो इसलिए ना मुझे जल्दी ना करवाना, मुझे आराम से ऐसी बातें देखने देना। 9th क्वेश्चन ही है ना, ये कॉस्ट का ही उसने दिया है फिर मुझे। अच्छा वैसे ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, इसीलिए बड़े मार्क्स हैं इसमें। चलो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो देख लो ऐसे ही है। चलें जी, मैं वो, और भाई उसको बुलाओ, उसे कहो एरोप्लेन हुए हो, कैफ 1 की क्लास चल रही है, मेरे दिमाग पे वो छाई हुई है, तो सीएमए से नहीं निकल रहा।
अच्छा चले, कमेंट्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या परफॉर्मेंस थी। मेरा अंदाजा ये है एक रेशो वाले सवाल के पार्ट बी के अंदर बच्चों ने चवलें मारी होंगी, जाहिर है, मुझे भी तजर्बा है अपने बच्चों का क्या करते होते हैं। और एक इसमें बच्चों की सरप्राइजिंगली अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, जो हो भी सकती है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि बच्चे जो रटालाइजेशन वाले बच्चे होते हैं, बस नोट बनाई जा रहे हैं, और भाई कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो बेस तो यही एंट्रीज थी, कोई मसला नहीं था। लास्ट पार्ट तो बहुत आसान है। 1 अप्रैल 21 को खरीदा था 40 मिलियन का, फटे एंट्री शुरू करो, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है इसलिए जरा डिटेल्ड वर्किंग बस करनी पड़नी है। तो 1 अप्रैल 2000 कब खरीदा था? 21। अब इसको शॉर्टकट नहीं लग सकता, मैंने नहीं बताया शॉर्टकट ना, मैंने बताना है, ठीक है ना। बस काम चल गया, सारा FAR 1 हो गया, तो फिर क्यों करें ऐसी कोई कंफ्यूजिंग चीज। जी बोलो जी, कितनी कॉस्ट थी? 40। अब शुरू हो जाओ जी। 30 जून 2021 आया, डेप्रीसिएशन रेट कोई दिया हुआ है? अभी मैं देखता हूं जाके, 40 की कॉस्ट पकड़ो, वो कहता है 15% रिड्यूसिंग बैलेंस। ये मुझे करना ही नहीं चाहिए पार्ट वैसे। तो अप्रैल मई जून 3/12, जल्दी से बताओ। 1.5 बुक वैल्यू, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन 30 जून 22 की जी 38.5 का 15%। यार तुमने ना कमाल कर दिया। वैसे तुमने कौन से मुझे कमेंट्स और मार्किंग स्कीम भेजी है? CMA की क्लास कौन सी चल रही है? नहीं, वो तो बेटा सुबह चल रही थी ना करो ना यार ऐसे, मैं खोल के वो पढ़ाई जा रहा हूँ कमेंट्स। मैंने ना क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मैं खुद परेशान हो गया। 45% क्या, वो जब ओवरऑल रिजल्ट देखा तो पता लगा 45% रिजल्ट, जो FAR 1 में कभी भी नहीं आता इन लोगों का, निकम्मे निखटुओं का। 20% और 25% पता नहीं इतने रिजल्ट आ रहे हैं। तो जल्दी से भेजो यार, अब भेजो क्या। अब चलो कॉपी भी मुझे ला के दो, ताकि अभी मैं इधर तो फिर अभी फिलहाल टाइम नहीं है, फिर ब्रेक अभी करता हूँ ना, तो उसमें फिर मुझे वो दे भी देना USB में करके। FAR 1 मार्किंग स्कीम, FAR 1 कैव 1, ठीक है, ऑटम 24, और साथ में कमेंट्स भी, असल कमेंट्स चाहिए मुझे जी। 15% बोलो, 7.8 बुक वैल्यू 30 आया हमारा साल 32.72 हमारा साल आया, आ गया ना। 30 जून 22 नहीं, अभी एक साल और आगे चले। डेप्रीसिएशन अब 30 जून 23 की डेप्शन है, ये हमारे पिछले साल का आखिरी दिन है, तो 32.72 का 15%, जल्दी करो, 4.91। और इस दिन ये बुक वैल्यू जो है, ये मैं इसके आगे डेट लिख लेता हूं जी, 27 ठीक है। अब इससे आगे मजीद ये कितना चला है, ये 6 महीने और चल गया, ठीक है जी। तो 1 जनवरी लिख लेता हूँ, फिर आपको ज़रा अच्छा लगे। डेप्रीसिएशन 27.81 इंटू 15% इंटू 6/12 जी। ये सब काम इसलिए किया कि मुझे रिडक्शन मिल जाए जी। तो बुक वैल्यू निकालो 25.72। अब बुक वैल्यू निकल आई, तो अब मुझे अक्यूमुलेशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात के अलावा जी। बोलो 14 चलो जी, एंट्री आई एंट्री। अब उसने क्या कहा है जी, सिर्फ 30 जून 2014 वाले साल की एंट्रीज करो एज ए पे। मैंने डिस्पोजल इस वर्किंग में शो नहीं किया बस, ठीक है। तो करो जी, सबसे पहली एंट्री डिस्पोजल की एंट्री लिखो जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करते थे, सिंपल डिस्पोजल है, कैश डेबिट करेंगे। नाम क्या है इसका? व्हीकल क्रेडिट। व्हीकल की कॉस्ट क्रेडिट करो। अक्यूमुलेशन इस वर्किंग, जो भी नंबर होगा वर्किंग का, वर्किंग कौन सी है पता नहीं, 3 है, तो वर्किंग 3 से ये निकाला है जो 14.28। कैश कितना आया? अच्छा, उसने इस पूरे साल की एंट्रीज कही हैं। एक काम और कर लो, सॉरी, पहले साल की जो छोटी सी एंट्री भी कराओ ना। 2.09 की एंट्री नहीं कराई आपने, पहली एंट्री ये करो ना। असल में उसने कहा है कि फॉर द ईयर ये वाली एंट्री, तो ये भूलो ना, ये कर दो ओला। तो ये सिंपल एंट्री है, मतलब डेप्शन पहले करो, फिर उसके बाद डिस्पोजल कर दो, जैसे हम करते होते थे सवालों के अंदर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, वर्किंग नंबर
3 का रेफरेंस 2.09, ठीक है। और फिर अब अकोमोडेशन डेबिट हो गया, एसेट क्रेडिट हो गया। कैश के बारे में वो कह रहा है कि 40 मिलियन नहीं तो खरीदा था, वो सोल्ड फॉर 36 और 2 मिलियन की कॉस्ट, तो 34 ले लो बस। लेकिन उसको 34 डायरेक्ट ना लिख देना एंट्री में, उसे पता तो लगे कि आपने क्या किया डिस्पोजल कॉस्ट का। तो 36 माइनस 2 34 आ गया। गेन है लॉस है? इस पे तो गेन है, नजर आ रहा है 8 पॉइंट। अच्छा आगे दरमियान में जगह छोड़ते होते तो ये लो यार। P&L बैलेंसिंग 8.28। चलो ये दो एंट्रीज हैं, सोल्यूशन में देख लेते हैं जाके। अब ये सवाल है आपका जी, इधर भी आई उधर भी हुई। 2.08 34 और ऊपर नीचे होती हैं बस फिगर। चलो सही है। रिमेनिंग लाइव वर्किंग पता नहीं उसने अपने तरीके से की, हाँ मिलती जुलती हैं वैसे। चलो छोड़ो, सानू की मैच कर गया तो कर गया। इसको भी इधर ले आते हैं, फिर एक पिक्चर की कोशिश करता हूँ। एक फनकारी लगाता हूँ। ठीक है, पता नहीं अभी भी तस्वीर सही आएगी या नहीं, लेकिन अब इससे ज़्यादा। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑटम 24। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगला पार्ट शुरू करने से पहले क्या पसंद करेंगे आप? खाने पीने की बात नहीं कर रहा। अगले पार्ट से पहले करेक्शन ऑफ एरर का सवाल करना है या इम्पेयरमेंट का सवाल करना है? IS 40 वाला नहीं करना, वो मैं ब्रेक के बाद ही थोड़ी सी 10 मिनट की ब्रेक दे के कराऊंगा, तो वो थोड़ा सा इनकी निस्बत। या कौन सा IS 36 रह गया और करेक्शन ऑफ एरर रह गया, और बस वो 3 ही रह गए ना। MCQs है, ठीक है कर लेते हैं। अब 3 में से सबसे तेजी में मेरे ख्याल में हो सकता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट रिवीजन तो करनी है ना इम्पेयरमेंट की। आज इम्पेयरमेंट वाला करके 10 से 15 मिनट में, उसके बाद 10 मिनट की मैं ब्रेक दूंगा आपको, क्योंकि 4:30 असर है ना। तो अगर 10 मिनट में कर लें तो 10 मिनट की ब्रेक के बाद 3:15 बजे शुरू करके 4:30 तक सवा घंटा होगा। उसमें होपफुली दोनों ही सवाल हो जाएंगे। करेक्शन ऑफ एरर भी इतना आसान है, सब काम इतना। सबसे मैं कहता हूं टेक्निकल सवाल, वैसे कोई आया है अभी तक? अभी तक कोई टेक्निकल सवाल आपको नजर आया? अच्छा क्या रिजल्ट था, देखा होगा डाउनलोड करके आप लोगों ने, हैं? 28%। अब क्या इस पर्चे के अंदर है? सिवाय आप लोगों की हड हरामी, सिवाय आप लोगों की सुस्ती, सिवाय आप लोग नहीं, बेटा ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को बस पता नहीं है। यही बच्चे आगे जाकर क्या करते हैं, 45% अकाउंटिंग में। ये CMA में भी ज्यादातर बच्चे, वो नॉर्मली बच्चे पार्ट 2 के साथ लेते हैं, लग जाती है समझ के क्या करना है, बात मान लेनी है उस्ताद की, भाई इतना समझ लग जाता है उनको। तो पहली बार मान लो ना यार, पहली बार मान लो, तजर्बा जरूर करना है, दूसरी बार मान के पास करना है कोई फायदा, पहली बार मान लो। इतनी सी बात कही है कि मार्क्स इंटू 1.8 करो और सोल्यूशन देखे बगैर सवाल करो। मैं कितनी बार ये बात कहूं, मैं कितनी बार ये कहूं, सारी तैयारी एक तरफ, ये 2 पॉइंट एक तरफ, और सोल्यूशन चेक करो। नहीं बिल्कुल सही तो कोई नहीं जरूरत दोबारा करने की। अगर 80% तक सही है तो चलो आगे, सही है वो पॉइंट जो लिख लिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, ये आपने इस आखिरी महीने में इसको बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखना है, इन दोनों बातों को। लेकिन इन दोनों बातों को सीने से लगाए ना रखना, पिछली 2 बातों को ख्याल रखना। 13-14 घंटे रोज पढ़ना भी सही, और एक सिटिंग में कोशिश करना, कोई भी टॉपिक करना हो किसी भी पर्चे का, ठीक है। जाहिर है आप बैठ के करते हैं, अभी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, अभी मैंने टैक्स करना है, अभी मैंने लॉ करना है, तो जब वो विंडो होती है तो उस विंडो के अंदर ही आपने मैनेज करना होता है ना। तो कोई लेंथी टॉपिक आ जाए, जैसे IS 16 है, अब बड़े बड़े नोट के सवाल हैं, अब एक हिम्मत हौसला चाहिए, तो फिर उस दिन, जिस दिन IS 16 आपने रिवाइज करना हो, नमाज के बाद नाश्ता करते ही IS 16 पकड़ के बैठ जाओ, फिर पहले अकाउंटिंग कर लो, फिर जोहर तक वो करो, जोहर के बाद फिर टैक्स और फिर लॉ, इस तरह चलो। एक बात कर रहा हूँ, कभी आगे चल के आपका टैक्स का कोई ऐसा टॉपिक आता है कि आपको लगता है मुझे लंबी विंडो चाहिए, तो उसको सुबह रख लो, ये चेंज करते रहो, दिन के अंदर प्लानर हो, करोगे ना इंशाल्लाह।
पेपर में कोई चीज नहीं निकल रही अभी तक, बड़ी कोशिश की हमने कि कुछ ऐसा निकल आए। ये पेपर तो मैंने सारा सेशन आपसे छुपा के रखा है, और यकीन जानो मैंने कोई खास नया काम भी नहीं करवाया इस दफा, कोई खास नया काम नहीं कराया। थोड़े बहुत तो चलते ही रहते हैं, वो उस्ताद के ना नेचुरल एक लर्निंग कर्व होता है, वो हर अटेम्प्ट में को 25-30% लर्निंग कर्व पढ़ा होगा आपने अगर सीए में पढ़ लिया है तो वो नेचुरली हर बार बंदे को लगता है यार अगली बार पढ़ा तो यार पिछली बार सही नहीं सी पढ़ाया लगता है। तो हर दफा बंदे को लगता है कि यार, क्योंकि जिस वक्त आपके लिए भी है, जिस वक्त आपको ये लगता है ना कि हमें सब आता है और हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तो लर्निंग स्टॉप हो जाती है। ये जिंदगी में कभी स्टॉप ना होने देना, हमेशा ओपन रखो लर्निंग को, सीखने को। बहुत ही गल्ला ना कर, सवाल करा। चलो फिर ब्रेक करने से पहले हमें ब्रेक कर रहा है। ओके ओके ओके, ओ नहीं के ये एंड पे ओके कर लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही है, ये करेंगे इंशाल्लाह। ये तो आपने खुद ही कर लेना, ये 5 मिनट में भी हो जाएगा। 1 तो हो गया है ना, सुभान अल्लाह 2 पे आ गए। अच्छा, इस पूरे सवाल में इसको बाद में पढ़ना, कितने बच्चों ने इसको अभी तक पढ़ा था? वैसे पेपर सामने आया तो एक नजर पड़ा है, मेरे ख्याल में 1-2 बच्चों के अलावा किसी ने, इसलिए अभी ना पढ़े, मेरा सवाल का जवाब दें। जब फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते थे तो इनकम एक्सपेंस लेते थे या रिसीट पेमेंट? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ना, प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन क्या सिखाई थी? चलो और पीछे चलो, वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन बताई थी आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, नेट। अब इसीलिए हमने एक काम सीखा था कि अगर उसने मिसाल के तौर पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और उसमें से कुछ पे नहीं हुआ, पेएबल है, तो वो तो कैश फ्लो नहीं है। पिछले पीरियड का कोई एक्सपेंस होता था, अगले में पे हो रहा था, तो हम कहते थे नहीं ये चूंकि अर्न हो चुका है तो ये अलग बात है। बहरहाल हमारे प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी? फ्यूचर, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट इनकम्स। नेट इनकम्स कभी सुना था मेरी क्लास में, या कभी किसी से सुना हो? किसी ने भी पढ़ाया हो जिंदगी के अंदर? आइए 36 ने वैल्यू इन यूज के लिए ये कभी नहीं इस्तेमाल किया होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम्स, नेट इनकम्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। अब इस सवाल में इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्या मतलब? कहता है राजशाही लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 19 फॉर 480। रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लो। कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस if any in the value of machinery to be recorded on 31 दिसंबर, ठीक है, 23 पर ये काम करना है। ओके, अब बेसिकली 31 दिसंबर 23 पे आपने 2 चीजों को कंपेयर करना है। आपको पता ही है कौन सी 2 चीजों को कंपेयर करें तो इंपेयरमेंट लॉस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बोलो जी, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? ये फिर आगे 2 चीजों में से जो हायर हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, मैं तो कहता हूं हम वही वर्किंग कर लेते हैं जो हमारी मशहूर जमाना वर्किंग है, उससे सारा कुछ ही तो हो जाता था। क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैं उधर भी कर लें कोई सवाल, अब अच्छा नहीं लगता, बस भी करें, अगला सवाल फिर इधर कर लेंगे। ठीक है, बल्कि करेक्शन ऑफ एरर उधर करेंगे, उसमें ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग होती है, वो फिर आप तंग होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो ये वाला सवाल यहां हो सकता है। चलो, ये क्या हुआ इसके साथ? ये क्यों छोटा हो गया? आप सही है, आप वैसे तो सही है, लेकिन ये बेचारा ये ऐसे था। ठीक है, लो जी। तो मैं तो कहता हूं कि बस यही वर्किंग है हमारी। ठीक है, वैसे तो असूली तौर पे आपको इसको ऐसे शो करना चाहिए, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट और इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं, लेकिन हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। अगर आपका दिल करेगा तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो किस दिन हमने एसेट को खरीदा था? 1 जनवरी 19 पे, तो डेट। अच्छा, इस वर्किंग ने भी साड़ी जान नहीं छड़ी, पूरा पर्चा लंगन हो गया। और उसके बाद क्या नाम है? अच्छा वाला आइए 36 आ गया था, लेकिन फिर आइए 16 ही चल रहा है। अब बंदा किधर जाए जी? आगे क्या चीज है, नाम क्या है इसका? मशीनरी। और बस कॉस्ट मॉडल है, सवाल में कॉस्ट मॉडल है। आपने तो रीवैल्यूएशन को रीवैल्यूएशन मॉडल के साथ भी इंपेयरमेंट को पढ़ा हुआ है, लेकिन इससे तो कॉस्ट मॉडल वाला दिया, वो दिया ही नहीं अभी तक।
हाँ दिया हुआ एक दो दफ़ा, कोई नहीं दे देगा तो पता है। अब ये चीज़ें याद नहीं आ रही, लगता है कि बहुत पुरानी, ये तो बहुत ही पुराना पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल दूसरे नंबर पे ये पड़ा था। IS 16 की ना मुसीबत ये है ना, वो कहीं जान नहीं छोड़ता, कहीं उससे जान नहीं छोड़ी, इसलिए वो याद था। 36 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, ये थोड़े थोड़े भूले हुए थे। आज थोड़ा सा ऐसे गरारियाँ फंस रही थी IS 40 के ऊपर, लेकिन जैसे ही एक सवाल मैंने किया सारी बातें याद आ रही। तो ज़रूरत है सिर्फ बड़े टॉपिक पे 5 से 6 घंटे और छोटे पे 3 से 4 घंटे। जब वो लग जाएंगे, रिवीजन प्लान वाले सवाल हो जाएंगे, तो वो ऐसे ही आपको इंशाल्लाह आता होगा जैसे आपको डे 1 पे आता था। 4 महीने भी तो गुजर गए तकरीबन इस चीज़ को, तो हाँ पूरा साल ही गुजर गया है। 24 में शुरू किया था इसको पढ़ना, ये 36 से 24, आइए 36 से 24 में पढ़ा था, हाँ 2025 आ गया, फिर साल गुजर गया है ना, साल हो गया। R1 भी पास हुई, हो जाएगी इस दफा, फिर 2 पास करो, R1 R2 इस साल में इकट्ठी करो, ये कंपनसेशन है। फिर क्या ख्याल है, हो नहीं जाएंगी दोनों इस साल में इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो 1 जनवरी 19 पर एक राजशाही ने एक एक्वायर किया मशीनरी फॉर 480, पहले सवाल से पूरा पढ़ लो। RSL यूजेस कॉस्ट मॉडल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस और 8 साल लाइफ। एट द एंड ऑफ 19, 20, 21, 2 साल बाद मशीनरी इंपेयरमेंट रिव्यू हुआ था और कॉन्सिक्वेंटली इंपेयर हो गई थी बाय 40। अच्छा, ये 21 पे हुआ था, उसके बाद फिर 21 के बाद 22 भी आया, फिर 23 का एंड आ गया है और इन्होंने फिर इसको इंपेयरमेंट, यानी कि दूसरी दफा ये इंपेयर कर रहे हैं। रिवर्सल भी आ सकता है और मजीद इंपेयरमेंट भी आ सकती है, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू मशीनरी वर मेड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये एंड हमारा 31 दिसंबर है, फिर शुक्र है 31 दिसंबर पे आए, है ना। वी वर मिसिंग दिस आर 31 दिसंबर। अब मेरे ख्याल में तो जंप मार के 21 पे आए, फिर जंप मार के एंट्रीज कही है उसने नहीं कही, तो जंप लगाएं, 2 जंप लग सकते हैं, ठीक है, दोनों ही जंप लगाएंगे। अगर 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 हमारे से 23 वाले साल की एंट्रीज मांगता, फिर हम 23 में तो रुक कर डेप्शन वगैरह निकालते, ठीक है। तो चलो जी, जंप लगाना इसलिए जरूरी है कि इंपेयरमेंट आने के बाद सब्सिक्वेंटली रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्सिट करना होता है, इसलिए वहां ब्रेक लगाना जरूरी है, वरना डायरेक्ट छाल मार दे, ठीक है। तो जी हमने 1 जनवरी 19 पर इसको खरीदा, कॉस्ट कितनी है 700, 480, ठीक है जी। अब इसको ले आओ 31 दिसंबर 21 बेटा, एट द एंड ऑफ 21 जंप मारा है। अब डेप्रीसिएशन है, तो 480 को डिवाइड करोगे आप, लाइफ कितनी थी 8, अब ये तो आएगी 1 साल की डेप्शन। कितना आसान सवाल है, सीधा सीधा। तो 19 का एंड, 20 का एंड, 3 साल बेटा, 3 साल का जंप लगा ये जी। कितना आ गया 180। अच्छा, अब वैसे तो बुक वैल्यू निकाल के हम कंपेयर करते थे, रिकवरेबल अमाउंट से इंपेयरमेंट लॉस निकालते थे। कहो तो बुक वैल्यू निकाल के इंपेयरमेंट करूं या डायरेक्ट ही माइनस कर दूं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था। अच्छा यार, वैसे ही शक्लें बना रहे हैं, रुक जाओ। बुक वैल्यू 31 दिसंबर 21 की क्या थी, और इस दिन एवं मेरा कम बताया जी, इस दिन ये मशीनरी इंपेयर हुई थी बाय, ये उसने बोला हुआ है, इंपेयर्ड एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली इंपेयर्ड बाय 40, तो इंपेयरमेंट लॉस गिवन था। ये क्या है जी, इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। तो इंपेयरमेंट लॉस निकल गया। तो अब रिवाइज बुक वैल्यू, अच्छा चलो ऐसे लिख दिया आपने, रिवाइज बुक वैल्यू लिखी जा रही है, आपको जरा याद आ रहा है ऐसा ही होता था। तो रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है, ये 31 दिसंबर 21 पे। अब असल में तो उसने आपको लेकर आना है 31 दिसंबर 23 पर ना, जो आपसे उसने वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन करवानी है, तो वहां तक फिर जंप लगा लो, ठीक है। तो 31 दिसंबर 21 पे थे आप, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर निकालो। यहां पे भी मुझे लिखना चाहिए था डेप्शन की बजाय लफ्ज, जरा और अच्छा पक्का याद हो जाए आपको, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 3 साल की डेप्रिसिएशन, 1 साल की थोड़ी है। तो यहां पर फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लो, किस दिन तक की, 31 दिसंबर 23, तो 22 और 23, अब 2 साल है। रिवाइज्ड बुक वैल्यू पकड़ो, कहीं पर रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं थी सवाल में, सही है। रेजिडुअल वैल्यू वही है स्टार्ट पे खड़े होकर एस्टिमेटेड होती है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 में से 3 गुजर गए तो 5 है, लेकिन ये 1 साल की डेप्शन है, 2 साल का जंप लगाओ, 104, और आपका एसिड पहुंच गया 150
ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। अब इसको अलग वर्किंग में भी कर लिया करते थे, हमने इसको इधर ही लेकर चलना शुरू कर दिया था। इसको मैं वर्किंग नहीं ना कहूंगा, तो क्लियरली यहां पर लिख दूंगा बुक वैल्यू, इंपेयरमेंट लॉस, यही वर्किंग आपकी सवाल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि उसने क्या कहा, कैलकुलेट, तो कर देंगे कैलकुलेट, वर्किंग के अंदर ही कर देंगे। बस आपने ये काम नहीं करना, फिर एक्डेप नहीं करना, बीवी नहीं लिखना, ये पूरे लफ्ज लिख लो, यही आपकी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग ना कहो इसको, ठीक है। वरना कोई बात नहीं, सारी वर्किंग करके उसने क्या कहा है, इंपेयरमेंट लॉस अगर निकल आया तो ऊपर एक लाइन में लिख दो इंपेयरमेंट लॉस इज इतना, वर्किंग 1, ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो हाँ जी, ये जनाब 31 दिसंबर 21 पर आपकी बुक वैल्यू है, सॉरी 23 पर। अब इसको आपने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, और अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो गई तो फिर इसको राइट डाउन करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस होगा, और अगर कम ना हुई तो फिर यही बुक वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब अभी फिलहाल तो हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और सही है, वेट किसका करना है कि रिकवरेबल अमाउंट निकले और वो फिर हमें बताए कि जी की प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको अगली कहानी का पता है कि रिकवरेबल अमाउंट होती है, इसको वर्किंग 1 में कह रहा हूँ, तो रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है हमने, जो कि होती है हायर ऑफ, बल्कि यूं कर लो, रिकवरेबल अमाउंट की वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट में एक होता है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये ढूंढना पड़ेगा, वैल्यू इन यूज यहां से निकलनी, क्योंकि उसने क्या कहा है 23 पर इंपेयरमेंट रिव्यू किया है और ये एस्टीमेट्स आए हैं 31 दिसंबर 23 पर। रेवेन्यू और रिसीट्स धोखा है। अब बच्चों ने इसके अंदर रेवेन्यूज को लिया, ये कुछ बच्चों के रिमार्क्स थे, कुछ आई कैप से जब बंदा डिस्कशन करता है ना, कमेंट्स देखता है, फिर ये डिस्कशन ही होती है आई कैप की, ठीक है। तो ये वो बातें पता चल रही होती हैं कमेंट्स को देख कर, मतलब एक बेतुकी बात है, छोटी सी बात है, मिस कर गए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये नहीं लेते होते, रिसीट्स पेमेंट्स, ये रिसीट कैश इनफ्लो, पेमेंट कैश, तो नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज, और रीपेमेंट ऑफ लोन, उसका प्रिंसिपल हो, इंटरेस्ट हो, कुछ नहीं लेना, इतना सा सवाल था, इग्नोर करने वाली चीजें ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद मशीनरी कैन बी सोल्ड इन इट्स करंट कंडीशन फॉर नेट प्रोसीड ऑफ, ये है जनाब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सीधा ही दिया हुआ है। हाउएवर दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 45, इसको छोड़ो, हमने क्या करना नेट डिक्रीज का, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि वो हर साल के साथ कहता है 45 कम होता जाएगा, तो 45 बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि 26 में जाकर कुछ भी नहीं मिलना, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई, 135। वैल्यू इन यूज मैं तो कहता हूं यहीं पे ही निकाल लेते हैं, इधर देखो, आप वर्किंग कर लेना, इसको वर्किंग नंबर 2 बना लेना, पहले ऊपर 122 लिखना, ये 56 66, ये बताओ जी 122 माइनस 56 कितना आता है, 60, आगे 134 माइनस 66 जी, वर्किंग प्रॉपर करनी आती है आपको, करनी है या सही है, चलेगा जी। 46, कितना आसान सवाल, आइए 36 भी रिवाइज करा गया और तसल्ली भी दे गया कि टेंशन ना लो, पास होने की नियत करो, बस पास हो जाओगे इंशाल्लाह। पास होने की अब सिर्फ नियत चाहिए, वो अगर कर लो तो, वो ही नहीं करते आप, कभी जाग के जा रहे हैं सारी रात, पागल हैं, आधी रात में क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग में आपने, कभी जनाब सोग मनाया, नाश्ता किए बगैर चले गए, उत्थे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कभी लेट निकल रहे हैं, रास्ते के अंदर ट्रैफिक फंस गई, आधा घंटा लेट जा रहे हैं, कभी कैलकुलेटर घर छोड़ के जा रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें करके फेल होते हैं। हर वो काम करते हैं कोशिश करके किसी तरह से फेल हो जाए, किसी तरह से फेल हो जाए, अगर सेशन सारा अच्छा चला गया। ये नेट कैश फ्लोज हैं, इनको पकड़ो जी। पहला साल 66 इंटू डिस्काउंट रेट कितना है जी, और टैक्स रेट को दफा करो, डिस्काउंट रेट को बिस्मिल्लाह कह के बुला लो, 12% है 1.12 रेज टू पावर -1 प्लस 68 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2 प्लस 46 इंटू 1.12 रेज टू पावर -3। आखिरी साल में कोई डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि हर साल ये 45 से कम होता जाएगा। तो अगर आज खड़े होकर ये 35 है 31 दिसंबर
23 पर, तो 31 नंबर 24 पर जाकर ये 45 कम होगा, 25 पे फिर 45 कम होगा, 26 पे आखिरी 45 भी कम हो गए, खत्म। ठीक है जी, फरमाएं। तो इनमें से हायर क्या आ गया, तो रिकवरेबल अमाउंट आपकी फिर क्या हुई, तो यहां से हमने 146 पहले डिसाइड किया हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। ऐसे सवाल थे पर्चे के अंदर। यार खुद बताओ यार, मेरा ना कसम से दिल जलता है जब कोई बच्चा ऐसे पर्चे में FAR 1 में सारा पढ़ा गए फिर वो फेल होता है। कोई वजह नहीं निकलती है फेल होने की, सिवाय इसके कि पर्चे में जाके मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आदतें वही बुरी। तो इसीलिए फिर वही बात है, मार्क्स इंटू 1.8 और सोल्यूशन देखे बगैर एक बार सवाल का करना। मैं बता रहा हूं पूरा पर्चा आपको कराया। आप इससे पिछला भाई कह रहे हैं 2-3 नंबर के MCQ सिर्फ अभी समझ नहीं आ रहे, इनको समझ इसलिए नहीं आ रहे कि 2-3 नंबर, और वैसे भी यार 10 नंबर छोड़ के जाओ आप, 2-3 को तो छोड़ो, 10 नंबर समझो पर्चे में आपको नहीं आते होंगे, फिर भी आप 90 में से सुकून से 50 ले सकते हो। आपकी तैयारी का लेवल ये होता है पढ़ने वाले बच्चों का। फिर पता नहीं कैसे करके, मतलब मुझे बात समझा नहीं सकते, बच्चे बैठ जाए ना, ये फेल कैसे हुए हम वजह नहीं बता सकते। ऐसे अजीब लोग हैं, प्लान करते हैं कैसे फेल हो, कुछ तो करो यार, दोस्त मिलके सर जोड़ के बैठे, कुछ तो ऐसा करो यार कि फेल हो जाएं, वजह कोई नजर नहीं आ रही इस पर्चे के अंदर। यकीन करो, इससे पिछला पर्चा उठा लो आप। अच्छा, हर पर्चे के अंदर एक आधा सवाल गंदा होता है, इसमें तो कोई नहीं, शायद IAS 40 थोड़ा सा पर्चे में, मैंने कहा कंडीशन पर्चे के अंदर बैठे हुए लग रहा हो। जैसे पिछली से पिछली अटैम्प्ट में वो बार्ड वाला सवाल था, थोड़ा अजीब सवाल था। जिस अटैम्प्ट में मेसोपोटामिया आया होगा थोड़ा अजीब, लेकिन उन अटैम्प्ट्स के अंदर बाकी सवाल आसान भी होते हैं। एक आधा सवाल तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोड़ दो। आप यूं समझो कि 5-7 नंबर आपको आते ही नहीं होंगे, और बाकी के जो बच गए 90 नंबर, उनमें से 30 बहुत मुश्किल होंगे, 30 दरमियाने और 30 आसान। 30 आसान में से तकरीबन 30 लेने की कोशिश करेंगे, 30 मुश्किल में से मोर देन हाफ 70-80%, और जो बहुत मुश्किल वाला 30 लाइक मेसोपोटामिया वगैरह इस तरह के सवालों में, तो उसमें भी हमें लड़ाई करके आधे नंबर लेने सर ने सिखाए थे। तो फिर कहाँ रह गया बाकी कुछ, और 30 में से 25 आ गए, अगले मुश्किल 30 में से 20 आ गए, तो सीधे वैसे ही नेड़े लग गए। अब बाकी के मुश्किल तरीन 30 में से 5 भी ना आए तो निकल जाओ जंगलों में। अभी मैंने 10 नंबर साइड पे रख दिए हैं कि आपको आते ही नहीं थे। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि कुछ आता नहीं होगा। सो प्लीज बेटा अब कर लेना कुछ है। 146 रिकवरेबल अमाउंट है। आपने जाकर देखा बुक वैल्यू को, बुक वैल्यू ने आपको देखा, आपने कहा हेलो यू आर, चलो यू आर टू बी रिटर्न ऑफ, यू आर आउट ऑफ औकात, यू हैव टू बी ऑन 146, लेकिन यू आर ऑन 156, सो प्लीज कम डाउन टू 146 एंड यूर इंपेयरमेंट लॉस इज, ये ऐसे भी निकल सकता है जी, कितना 10। अब उसने एंट्रीज नहीं कही थी पागलों की तरह शुरू हो जाओ, 2 को सवाल एंट्रियों वाले किए। इससे पिछला वो दूसरा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला वो भी यही है, जनरल एंट्रीज वाला। तो पागलों की तरह इसमें भी एंट्री शुरू हो जाओ, रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। तो ये जनाब आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू है। रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट ही होती है। तो ये वर्किंग 1 से आपने निकाली, ठीक है। ये जनाब आपका सवाल हुआ खत्म। जरा देख लें आईकैप ने क्या किया। आईकैप ने सिर्फ ये वाला काम मेरे ख्याल में अलग कर लिया, उन्हें बाकी वर्किंग की होनी है। रूटीन उसकी यही है, मैंने देखा था अभी नहीं, शायद सुबह कल। हाँ ये वही है, मतलब 10/2 है। आपका क्या है? ये कैसे 10 आ गए? राउंडिंग करते रहो बदतमीजो। मैंने कहा भी है कि राउंडिंग ना करो प्लीज, मैच करना होता है फिर एकदम से कहता हूँ यार ये क्या हुआ, कुछ नहीं हो। ये मेरे ख्याल में इस 148 का सारा चक्कर है। 146 कर लिया था इसको आपने, ठीक है। तो बस यही फर्क है। ओके लो जी, यहां पे अब हम लेंगे एक इंशाल्लाह। ये कौन सा क्वेश्चन है? 2 ऑटम। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इन 3 दिन का मिलना कोई जरूरी नहीं था, मैं समझता हूं। ये सारे काम आप खुद कर सकते थे, सिर्फ इसलिए मिलना जरूरी था कि आपको मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकूं कि बेटा सब कुछ तो आता है, कुछ गैरत कर लेना, कुछ अपने हाल पे, अपने अम्मा अब्बा के, मेरे हाल पे, सबके हाल पे रहम कर लेना, और सब आता हो तो पर्चा पास तो कर लेना। फिर मैंने यहां तक कह दिया 90% पर्चा भी आता हो फिर भी पास करना है, इससे कम तो हो नहीं सकता, ठीक है। 80 का 80% कितना होता है? नहीं वो कह रहे हैं 80 का 80% करें, कितना? 64। ये भी बहुत ज्यादा है, तुम 70 का 80% कर लो। वो कहता है 80 का 80% करो, फिर 80% करो। सर ये किसने कहा आपको? कह रहे हैं सर ने कहा है ऐसे कर लो, जो भी है।
जो भी है सही कह रहे हैं। कितना परसेंटेज लगती थी? पहले 20 नंबर आते ही नहीं थे, फिर जो आते थे उसमें से आपने अपनी तरफ से 80 से सही किया और उसमें से निकला 80 से, शायद वो ये कह रहे हैं, फिर भी पास। यार खुदा के लिए ऐसा ना करना। यहाँ पे पार्ट 2 को, पार्ट 2 चल रहा था, पार्ट 2 या 3 चल रहा है, तो पार्ट 2 को क्लोज करें, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। 2 ही सवाल रह गए हैं, निके निके इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है।